तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या चीज़ है? वेव का समीकरण है, तरंग का समीकरण है, और ये ऐसा समीकरण है जो इलेक्ट्रॉन के दोनों प्रकृति को, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दोनों को रिलेट करता है, साथ ही साथ उसके बारे में जानकारियाँ प्रदान करता है कि नहीं है? एनर्जी का, और जब ये वेव है तो वेव किस टाइप का है, एम्पलीट्यूड का रिलेशन वगैरह वगैरह है कि नहीं है? वो सारा रिलेशन श्रोडिंगर ने दिया था, और इन्हीं के हिसाब से इन्होंने ये बतलाया कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ या एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना कहाँ पर ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं, वो ये इक्वेशन बताता है। अभी हम लोगों ने इससे पहले हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार क्या देखा कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन तो मूविंग पार्टिकल है ना, तो इसके एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाना संभव नहीं है। कहाँ पर है वो, है कि नहीं है? कोई फिक्स्ड पोजीशन का पता लगाना संभव नहीं है। जबकि इससे पहले जो थ्योरी दिया गया था नील बोर द्वारा, उन्होंने पर्टिकुलर पोजीशन बताया, रेडियस का समीकरण और सब कुछ, है कि नहीं है? लेकिन बाद में हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित जगह बदलाना या निश्चित पोजीशन बदलाना संभव नहीं है। तो श्रोडिंगर ने फिर बाद में बतलाया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एटम के अंदर होते हैं, और तो सही, लेकिन कहाँ पर होते हैं इसका एग्जैक्ट लोकेशन ये भी नहीं बताते हैं। ये सिर्फ क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रह सकता है, कहाँ पर हो सकता है। अरे बात समझ में? तो उसकी स्थिति या अवस्था को बदलाने के लिए इक्वेशन दिया गया। अरे बात समझ में? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं वेव के फॉर्म में, और कहाँ पर वो उसका जो प्रेजेंस है, ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, वो इस इक्वेशन के द्वारा बतलाया जाता है। क्लियर है? आप इसको लिख भी सकते हैं। और इसमें इन्होंने इस इक्वेशन को डिराइव करने में इन्होंने जो है डी ब्रॉय का जो इक्वेशन था, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, है कि नहीं, उसको भी यूज़ किया, और हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है उसको भी यूज़ किया। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के ये वेव इक्वेशन ही है जो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बतलाता है या उसके बारे में जानकारियाँ देता है। ठीक है? तो इन्हें हम लोग डी ब्रॉगली एवं हाइजेनबर्ग के सिद्धांत पर आधारित इलेक्ट्रॉन के वेव प्रकृति को दर्शाने के लिए श्रोडिंगर ने एक नया नाम है, उसको याद रखिए 1926 में। ठीक है ना? प्रतिपादित किया जिसे
श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, सब आसपास ही है। हाँ 26-27 के आसपास ही है सब। देखिए एक्चुअली क्या कहते हैं कि वर्क तो हो ही रहा था साथ साथ, है कि नहीं है? हाँ, पब्लिश करने का जो है वो 1926 है इनका। इस समीकरण की सहायता से किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन की प्रायिकता मतलब पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बताई जा सकती है। अभी मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया जा सकता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना, लेकिन वो कहाँ पर होंगे और उसके बारे में सारी जानकारियाँ इनके अनुसार दिया गया। और फिर जो है एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया। हमारी बात समझ में? किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी, है ना, जैसे उसके बारे में उसको इलेक्ट्रॉन की स्थिति और अवस्था को जानने के लिए, उसके पोजीशन को जानने के लिए मेनली 4 क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? इसमें 3 क्वांटम नंबर तो इन्हीं के इक्वेशन से डिराइव हुआ, इन्हीं के इक्वेशन से दिया। हमारी बात समझ में? कौन कौन सा है क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और क्या है? एंगुलर क्वांटम नंबर या एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना? स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो बाद में मिला, लेकिन वो 3 क्वांटम नंबर है उसके हिसाब से पूरी जानकारी इलेक्ट्रॉन के बारे में, है कि नहीं, उसके वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में दिया जा सकता है। क्वांटम नंबर नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे हल्का फुल्का, ठीक है? इसके साथ ही पढ़ लेंगे हम लोग, है ना? आप लिख लो on the basis of de Broglie and Heisenberg theory, on the basis of de Broglie and Heisenberg theory, Schrödinger proposed in 1926 a new theory which gives the information on the basis of de Broglie and Heisenberg theory in 1926, which gives the information about the probability of an electron for being in the atom. ठीक है? आगे देखो, this equation is called Schrödinger's wave equation. इलेक्ट्रॉन जो है बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था,
है कि नहीं? लेकिन बाद में जब ये वेव नेचर हुआ तो वेव इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे मूव करें, है कि नहीं है? वेव नेचर ही करते बहुत ही फास्ट, ठीक है? तो अब इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर उपस्थित है? एक्चुअली ये जब मूव करेगा तो इसका मोशन तो 3D हो जाएगा। 3D समझता है? जैसे मान लो कोई मक्खी है, वो घूम रहा है ऐसे, है कि नहीं? न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूम रहा है, लेकिन कैसे क्यों घूम रहा है? किसी प्लेन पर नहीं, बल्कि वो 3D पर, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों पर, टर्मिनल के वैसे, है ना? तो इसलिए इन्होंने एक इक्वेशन जनरेट किया जो 3D इक्वेशन, मतलब कि चारों डायमेंशन को डिफाइन करता है, ठीक है? उसी को हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये वेव इक्वेशन है। तो वेव का जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो सबको पता होना चाहिए। तो बता दो भाई, वेव का इक्वेशन क्या होता है? वेव का इक्वेशन, ये वेव हुआ ना, इसका इक्वेशन होगा ना, साइन वेव का इक्वेशन y बराबर a साइन ओमेगा t, पढ़े हो ना? बहुत ही फंडामेंटल। y हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, a क्या हो गया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम, है कि नहीं है? आयाम किसे कहेंगे? इस फिगर में देखो, इसको आयाम बोलेंगे। क्लियर है ना? y क्या चीज है? कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये वाला, हमारी बात समझ में? ये y जीरो भी हो, जीरो हुआ, ये बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ, फिर घटते 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 फिर जीरो हुआ, ऐसा हो रहा है ना y। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे वेव का इक्वेशन, ठीक है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरह से करंट का इक्वेशन भी था ना, देखा? तो इसी की मदद से हम लोग अभी जो है इसको डिराइव करेंगे, हेज़ेनबर्ग क्या कहते हैं, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। चलिए, तो लिखेंगे the wave equation for an electron is given as psi is equal to psi naught sin, चलो ओमेगा टी ही लिख देते हैं, क्लियर है? साइन क्या चीज है? इसको हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन, या ऐसे समझो इसको, ये है हमारा साइन नॉट। आधी बात समझ में? इलेक्ट्रॉन कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ? ये वाला है। इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है ना वेव के फॉर्म में, है कि नहीं है? तो उसमें होगा ना एम्पलीट्यूड, हाँ वही वाई साइन इज इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं? साइन पढ़ते हैं, साइन बराबर साइन नॉट, एकदम उसी तरह से मैच कर रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आगे बढ़िए। क्या इसको लिखते हैं? साइन नॉट साइन ओमेगा 2 पाई एफ टी, सही है? ओमेगा बराबर, अरे ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता ही है। ओके, 2 पाई एफ के जगह अगर हम लिखें सी बाई लेमडा, तो करते हैं वी बाई लेमडा। सी तो स्पीड ऑफ फोटोन है, या फोटोन की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात है। क्लियर है? आगे बढ़िए। साइन नॉट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के केस में क्या करेंगे? साइन 2 पाई वी बाई लेमडा इंटू टी। क्लियर है? इसी इक्वेशन को ऐसा लिखा जाता है, बराबर साइन नॉट साइन 2 पाई वी बाई 2 पाई बाई लेमडा और वी इंटू टी को एक्स लिख देते हैं। दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय। तो ये जो इक्वेशन हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये जो इक्वेशन है, ये वेव का इक्वेशन है अलोंग एक्स एक्सिस। किस तरफ है? तो अभी एक ही अक्ष की तरफ,
एक ही है, मान लिया कि वेव किधर जा रहा है, एक ही दिशा में, ठीक है ना। फिर इसी को जनरलाइज करेंगे आगे हम लोग तीनों दिशाओं में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। तो ये क्या चीज है, दिस इज वेव along x direction. Psi बराबर साइन नॉट साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। क्लियर है यहां तक? अब देखो थोड़ा सा इसको इक्वेशन 1 मान, किसी भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ना यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को हम लोग सूचित कर रहे हैं ई से, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगा कि नहीं होगा? अरे भाई उसके पास दोनों एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी हो गया वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे सूचित किया जाता है कैपिटल लेटर V से। इस इक्वेशन में जो V मिलने वाला है, V क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? ये कैपिटल V है, स्मॉल v हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं वेलोसिटी को, ठीक है। V हम ऐसे लिखेंगे, स्मॉल v वेलोसिटी और कैपिटल V पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ओके, आगे बढ़े। कैसी को लिखा जाए, E माइनस वी बराबर एम बी स्क्वायर बाई 2 है ना, इसको मोमेंटम के टर्म में लिखो, पी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। बताया क्या था क्या, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक सही है? डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस के अनुसार P की जगह क्या लिख सकते हैं, h बाई लैम्डा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आगे लिखिए इसको, E माइनस वी 1 बाई लैम्डा स्क्वायर h बटा 12। सही है? सही है यहां तक? तो लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताओ, h स्क्वायर बटा 2m होगा ना। इक्वेशन 2 मान के इसको यहाँ पे छोड़ो। अब ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ वेव है along x एक्सिस, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। लिखो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, एक दिशा के लिए, x एक्सिस के लिए, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डेल फाई, क्या बोलते हैं इसको, डेल फाई बाई डेल एक्स, ठीक है। पार्शियल डिफरेंस, एक्चुअली पार्शियल डिफरेंस किसको कहते हैं, यानी यहाँ पर ये जो साई जो फंक्शन है ना, ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। हमारी बात समझ में, साई जो है वो इलेक्ट्रॉन के भिन्न भिन्न आयामों पर डिपेंड करता है, अलग अलग चीजों पर, एनर्जी पर, तो समय पर, अलग अलग चीजों पर। इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डेल साई, ठीक है। इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट आ गया बाहर, साइन का बताओ क्या होगा, तो cos 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x, और क्या होगा, अंदर में चले जाओ, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। बाहर आएगा क्या आएगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? होगा ना ऐसा, सिंपल सा ना। साइन का होता है cos,
अंदर में करोगे इसका तो हो जाएगा 2π/λ। फिर से डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएशन। फिर किया जाए डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा del 2 sin/del x² इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा sin नॉट, ठीक है। cos का क्या होता है माइनस होता है ना। अच्छा तो माइनस यहाँ दे देते हैं, 2π/λ तो 2 बार हो जाएगा, देखो 2π/λ का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो वर्क नहीं होगा, इनटू sin 2π/λ। क्लियर है यहाँ तक? क्या ऐसी चीज को लिखा जाए ऐसा, del 2 sin/del x² इज इक्वल टू, ये हो गया 4π² और ये एक साथ करो तो ये और ये एक साथ, देखो साइन के बराबर है कि नहीं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखो तो साइन बराबर क्या था, साइन नॉट, इसके स्थान पर रख सकते हैं ना साइन, ऐसा कर दिया, कहीं तो दिक्कत। चलो लैम्डा स्क्वायर का मान रखो, del 2 sin/del x² इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर का मान फ्रॉम 2 माइनस 4π² डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा h² और ऊपर चला गया 2n e माइनस होगा कि नहीं होगा, इनटू sin इज इक्वल टू 0। जी ठीक है ना, सॉरी इधर करेंगे तब। अच्छा चलो, उसके बाद इसको ऐसा लिखा जाए, h क्रॉस का मान होता है h/2π, होता है कि नहीं, h क्रॉस या h कट बोलते हैं, है ना, h/2π। तो देखो तो इसको ये अगर इसके नीचे ले आए 4π² को h/2π का होल स्क्वायर है कि नहीं समझे, माइनस देखो इसको लिखें 2n h/2π का होल स्क्वायर, सही है, देख लो e माइनस b, करेक्ट है ना। h/2π को क्या लिखते हैं, h कट है, लिख दो। तो ये हो गया del 2 sin/del x² पूरे सिस्टम में इधर लो, प्लस 2n/h कट e माइनस b sin इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? एच कट ये होता है, नहीं करना है तो ऐसा रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना हो जाएगा, 8π²m/h², ये भी सही है। और अगर इसके जगह पर ये रखते हैं तो रख सकते हैं, ये भी ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर होगा ना, देख तो क्या तक तो दिक्कत है। तो ये तो हो गया जब वेव x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हूं, और जब तीनों एक्सिस में मूव करेगा तो तीनों लगा देंगे, जनरल फॉर्म। लिखेंगे फॉर द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन स्पेस, स्पेस मतलब समझ गए 3D, 3D में मूव कर रहा है कि नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग ऐसा, del 2 sin/del x² प्लस del 2 sin/del y² प्लस del 2 sin/del z² प्लस 2n/h² e माइनस v sin इज इक्वल टू 0। क्लियर है? E क्या चीज है, कौन सा एनर्जी, टोटल एनर्जी। E क्या चीज है, पोटेंशियल। ये जो रिलेशन है देखो, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह, और क्या वेव फंक्शन, सबके बीच रिलेशन।
है कि नहीं है? सो दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। इसमें समय वगैरह नहीं है। समय का सर कोई ये 2m/h का स्क्वायर ये तीनों का आएगा ना सर? हाँ अलग-अलग करेंगे तो तीनों का आएगा। हाँ। तो इसके हिसाब से उसको तो 3 इंटू होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए ना। जैसे 2m/h का स्क्वायर ये e माइनस v इंटू साइन फिर प्लस ऐसे 3 हुआ आएगा ना, तीनों का निकालेंगे तो ना एक ही हुआ आएगा। पूरा कॉमन में आ जाएगा ना। इसी चीज को देखो यहाँ पर साइन सब में कॉमन है ना, कॉमन में आ जाएगा। इसको ऐसा लिखा जाता है, देखो ये जो है ना टेन स्क्वायर साइन, ठीक है। अब जो बोल रहे हैं ना वहाँ से मल्टीप्लाई के ये सब में आ जाएगा। ये ऑपरेटर है देखो, ये हाँ सब में इस तरह के फॉर्म में लिखा जाए और ये कहलाता है श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। दिस इज नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। आगे बढ़े। इसी तरह से एक और इक्वेशन होता है टाइम डिपेंडेंट, है ना, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, तो उसको भी डिराइव कर लेते हैं। इसको लिख दीजिए इक्वेशन क्वेश्चन किस तरह रहेगा? 3 ना, जिसे नॉन एज द टाइम इंडिपेंडेंट। इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। देखो कोई भी वेव इक्वेशन होता है, मतलब कोई भी इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो अगर हम आपसे बात करें ये कोई सा भी ले लीजिए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो कोई समीकरण है ना, ये तो सॉल्व करिए। माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर, ये एक इक्वेशन है कि नहीं? तो इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशन है? दो। x बराबर 3 x बराबर 2, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये जो वेव इक्वेशन आता है साई बराबर जो हम लोगों ने लिया है, उसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। अभी बात समझ में, कई सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम लोग एक सॉल्यूशन जो सबसे ज़्यादा आसान है और यूजफुल है, उसको हम लोग लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। Let the solution of wave equation is माइनस आई ओमेगा टी। ये भी एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, साई बराबर साई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी टाइम के फंक्शन के साथ। क्लियर है? ओमेगा क्या चीज है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो आगे डिफरेंशिएट किया जाए इसको। टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? हाँ,
डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया साइन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी हो जाएगा इनटू इसका क्या हो जाएगा भाई माइनस आई माइनस आई होगा कि नहीं होगा? ओके, फिर इसको लिखा जा सकता है, देखिए ये जो क्वांटिटी है ये साई है ना, है कि नहीं साई? हाँ, तो लिखेंगे माइनस आई ओमेगा इनटू साई। क्लियर? सर वही इक्वल टू करते हैं क्या वहाँ पर डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है सर, ऊपर वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया। इक्वेशन 3 में ध्यान से देखिए तो ये वाला इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, इसको जो है ना एनर्जी के फॉर्म में लिया, ओमेगा को एनर्जी के फॉर्म में लाया जा सकता है। देखो ऐसे ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है ना, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है। क्लियर है? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। और फ्रीक्वेंसी को ऊर्जा के रूप में कैसे लिखा जाएगा? आई ओमेगा को लिख रहे हैं हम लोग 2 पाई इंटू एफ, ठीक है? यहाँ पर लिखें माइनस 2 पाई आई इंटू साई। एफ को लिखा जा सकता है ई बराबर क्या होता है एच इंटू एफ होता है ना भाई, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा ई बाई हो जाएगा ना। ठीक, देखो इसको लिखें इसको यहाँ पे ले माइनस आई इंटू साई इंटू ई एच बटा 2 पाई, है कि नहीं? ये 2 पाई एच के नीचे आ सकता है ना, ये एच कट हो जाएगा, कर दिया। फिर इसी को थोड़ा सा ऐसा लिखा जाए माइनस एच कट बाई आई डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू ई साई। सही है? ये एनर्जी का समीकरण, इसको भी आप इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन 4। अब यहाँ पर आइए वापस इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, साई को अंदर गुना करें, ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो इक्वेशन 3 में ई साई की जगह वो पुट कर दीजिए। क्लियर है? हाँ, पुट की नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो आपको क्या मिलने वाला है प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ई साई का मान ये माइनस एच क्रॉस बाई आई डेल साई बाई डेल टी, ठीक है, माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। सही जा रहा है? देख लो, चेक कर लो, 2m बाई एच का स्क्वायर, ई साई की जगह रख लो पूरा, ई साई के स्थान पर ये पूरा रख सकते हैं ना।
ठीक है, ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़े, इसको बिठा देते हैं। अब इसको अंदर गुना कर दीजिए, सब में गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2n बाई आई एच प्लस, यही होगा ना? एक तो कटेगा, ये हो गया डेल साई बाई माइनस माइनस, अच्छा इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, माइनस रहेगा और हो जाएगा 2m बाई एच का स्क्वायर इंटू वी इंटू साई बराबर 0। हो जाएगा ये। सर वो 2m है उसमें वो h काट देना, 2h कर देना। कहाँ पर देख लो भाई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, ये इससे कटेगा नहीं तो। और क्या बोल रहा है, और कुछ कह रहा है, सही है ना? ठीक है, आता है। कटेगा नहीं, कहाँ पर बोलो, मतलब क्या है, वही तो कटा है ना। ठीक है सर, आपका चलो ठीक है, वो तो ठीक है, ये बोल रहा है। E इंटू साइन, तो ये जो इक्वेशन आया हमारा, यही कहलाता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। इस आई को हटाना घटा सकते हैं, ऊपर नीचे आई से गुना करेंगे तो यहाँ ऊपर आई आ जाएगा, है ना? और नीचे लाना है तो ऐसे रहेगा। क्या टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। इसी में थोड़ा सा अगर हम लोग और ये करें, इंटू साइन माइनस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर v इंटू साइन इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, 2m बाई आई एच क्रॉस डेल साइन बाई डेल, ऐसा लिख सकते हैं ना?
एच क्रॉस बाई आई। एनर्जी के फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो इस 2m को जो है ना इधर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2m को, और यहाँ ये जो है एच क्रॉस दोनों तरफ गुना कर देते हैं एच क्रॉस स्क्वायर। देखो तो क्या होता है, मैथमेटिकली सही है। इसको उधर लेगा, यहाँ 2m को नीचे डिवाइड कर दिया और एच क्रॉस को गुना कर दिया, तो यहाँ पे मिलेगा एच क्रॉस बाई 2m स्क्वायर साइड माइनस 2m में एच स्क्वायर को काटा 2m बाई 2m यानी कि कट जाएगा, भी रहेगा सिर्फ ई साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बाई आई डेल साइन होगा, भी होगा। कोई दिक्कत? मैथमेटिकली करेक्ट है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़िए। देखो ये चीज आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्या, ताकि एनर्जी का फंक्शन आ जाए। देखो यहाँ माइनस किया, ये प्लस ये माइनस, सही है। दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है v माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर इंटू साइन इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस बाई आई डेल साइन बाई, ठीक है। ये जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है हैमिल्टनियन ऑपरेटर, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये एनर्जी का फंक्शन है। ये भी है हमारा श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, वही चीज है, मतलब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिखा गया है। क्लियर है ना? यहाँ इसको क्या बोला जाता है, v माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, सो क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हैमिल्टनियन ऑपरेटर। तो डायरेक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये सारी बात थी श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन की, जो हमको जानकारी देता है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में, उसकी एनर्जी वगैरह, है कि नहीं है? हाँ, सर वो क्या क्या था सर? हाँ, उसको बोला जाता है हैमिल्टनियन ऑपरेटर। अब यहाँ से जो कुछ चीज़ों की जानकारी मिली है, जिसको कहा जाता है क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन के का जो पोजीशन है या लोकेशन बताने के लिए, या उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए
क्या मिलती है हमको? क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना, जो 4 तरह का होता है। तो 3 क्वांटम नंबर जो है इन्हीं से डिराइव हुआ है। कौन कौन सा है वो, उसको लिख लिया जाए। क्वांटम नंबर को ऐसे समझो जैसे कि ये एक तरह से पता बताता है, जैसे किसी घर का पता लगाना है, आई बात, जैसे हम कहाँ रहते हैं पता लगाना है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा तो भाई संभावना है भारत में रहते हैं, है कि नहीं है। उससे और ज़्यादा प्रोबेबल झारखंड में, और ज़्यादा प्रोबेबल दुमका में। अभी भी एग्जैक्ट घर नहीं पता किसी को, है ना, लेकिन ये सारी जानकारियाँ मिल रही है ना। दुमका तक पहुँच गए, फिर कहाँ, भिवानी टावर चौक करीब पहुँच गए इस लोकेशन में, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो क्वांटम नंबर्स है, ये क्या है, एक तरह का पता बताता है। फला गली में पिन कोड है, इसका ये है वो है, ये सारी जानकारी आपको दे दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर है, उसके बारे में पूरी संभावना ये बता देता है। कौन? क्वांटम नंबर्स, ठीक है, बहुत सारी जानकारी। तो ये पहला नंबर क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे हाँ, n होता है ना, n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से है ना। जो बोर ने माना था ना शेल, माना था कि नहीं, n बराबर 1 पुट करेंगे तो कौन सा शेल? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, है कि नहीं। तो ध्यान से आप देखें, अगर ये n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यही तो आपको बहुत सारी जानकारी दे देगा। इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा है, नहीं बता देता है क्या? बोलो है कि नहीं? किसी भी कक्षा में कितनी जो है ऊर्जा जो है, उसकी ऊर्जा क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन की, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बता रहा है ना। कितनी दूरी पर है न्यूक्लियस से, वो भी बताता है। रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला बताइए। 0.553 इंटू क्या था, ये है ना। तो n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है? दूसरा क्वांटम नंबर क्या है बताइए? एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर कैसे को बताएं? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको सूचित करते हैं किससे? एल से, है ना। और ये किसकी जानकारी देता है? सब शेल का। किसका देता है? सब शेल। शेल के अंदर भी सब शेल। आगे बात समझ में? दुमका के अंदर टावर चौक है ना, है कि नहीं है? उसी तरह से शेल के अंदर सब शेल, ये सब शेल की जानकारी देता है। और तीसरा है क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको सूचित किया जाता है एम से करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं एल से। और ये किसकी जानकारी देता है? ऑर्बिटल का। किसका? ऑर्बिटल, ठीक है।
नाम तो शायद सुन रखा होगा, SPD है कि नहीं है? मतलब किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसकी जानकारी देता है। S में कितना रहता है? 2। D में अधिकतम D में, इसमें होता कि नहीं होता है? ये सारी जानकारियां कहाँ से मिली? श्रोडिंगर के इक्वेशन से। चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, इसको सूचित किया जाता है ms से। स्पिन क्वांटम नंबर, अब ये जो है जब हम लोग पहुंच गए ऑर्बिटल में, तब वहां पर क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट के अंदर अलग अलग दिशाओं में चक्कर लगा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? तो ये बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए S ऑर्बिट में अगर हम बात करें, किस तरह से होता है? क्लियर है? इस तरह से D में F में होगा। ये सारी जानकारियां जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में दी जाती हैं, जो क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है, इलेक्ट्रॉन की संभावित स्थिति, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी नहीं बताया गया। ओके, तो ये सारी बातें थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस वगैरह को हम लोग देख लेंगे।